हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम देख रहे थे पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमारा भाग है और उसमें आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक के आर्टिकल का उल्लेख मिलता है। तो उसकी शुरुआत हम कर चुके थे फंडामेंटल राइट्स पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ में आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको अपने राइट्स के बारे में ज़रूर पता होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स की जो क्लास थी हमारी पिछली क्लास एक हो चुकी है जिसमें मैंने बेसिक स्टार्ट किया था और बेसिक बातें उसमें की थी, लेकिन सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और उसमें हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 जो कि आपका राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है और आर्टिकल 13 जिसमें विधियों की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 12 और 13 हम डिस्कस कर चुके थे और इसका वैश्विक इतिहास भी देखे थे कि फंडामेंटल राइट्स का वैश्विक इतिहास क्या है। इसमें एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर बात करें हम सर्वप्रथम विश्व में बात करें कि सबसे पहले किस किस देश के नागरिकों को सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए गए। तो यहाँ पे बात आता है आपका ध्यान रखना है जॉन साइमन जो कि आपके ब्रिटेन के शासक हुआ करते थे जॉन साइमन। उन्होंने 1215 में सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने हेतु एक चार्टर पेश किया था, चार्टर दिया था और उस चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैंने पिछली क्लास में बताया था मैग्ना कार्टा उन्होंने ब्रिटेन के नागरिकों को दिए थे। मैग्ना कार्टा के रूप में वह चार्टर पेश किया गया था और इसीलिए भारत के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में कौन-सा भाग है जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वह पार्ट 3 है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित पार्ट है, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन के जो महाराजा या जो शासक हुआ करते थे जॉन साइमन, उन्होंने 1215 में वहाँ के नागरिकों को चार्टर के रूप में मैग्ना कार्टा दिया था, तो उसी पे बेस है यह भारतीय पार्ट 3 मैग्ना कार्टा। इसको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में कौन-सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि फ्रांस की क्रांति में मूल अधिकारों की मांग हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें सबसे पहले किस देश ने दिया, तो ब्रिटेन ने दिया और सबसे पहले किस देश के नागरिकों ने मांग की, अपने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की मांग किस देश के नागरिकों ने की थी, तो वो ध्यान रखना है आपको फ्रांस के नागरिकों ने। और कब की थी? 1789 जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, उस समय की थी। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो पूछा जाता है कि कौन से देश ने सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी थी, तो वह आपको ध्यान रखना है, वह यूएसए देश था और उसने 1791 में जो है संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दिया था। यानी मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक दर्जा दिया, किसने दिया? यूएसए ने। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिक हैं और उसके बाद भी मैंने बताया था कि जो है भारत में कब-कब मांग की गई थी। 1895 में सबसे पहली मांग थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से, तो वह भी ध्यान रखना। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में भी की गई 1928 में। उसके बाद 1931 में गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोल सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, वहाँ पे महात्मा गांधी ने मांग की। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस में, उसमें भी मांग उठी थी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, बेसिक सारी चीज़ें ये सब अपने आप में एक-एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएँगे। तो इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 को हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, आर्टिकल 13 को बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम एनालिसिस हुई थी। ध्यान रखिए फंडामेंटल राइट्स जो मैं पढ़ाऊँगा, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार मैंने बताया था पिछली क्लास में क्या होता है, तो यह भी पता होना चाहिए क्या मूल अधिकार और मानव अधिकार दोनों एक ही हैं? बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल नहीं। देखिए, मानव अधिकार जो होते हैं, वह आपका नेचुरल होते हैं, नेचुरल राइट्स हैं। जैसे अगर बात करें, एक मनुष्य होने के नाते आपको जो प्रकृति
द्वारा प्रदत्त है, यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदान किया गया है वह आपका मानवाधिकार है। जैसे आप मान लीजिए आपको नींद लेने का, सोने का अधिकार, उठने का अधिकार, मोबाइल चलाने का अधिकार, आप बैठे-बैठे, लेटे-लेटे मोबाइल चला रहे हैं, तो वह भी आपका एक मानव अधिकार है और मानव अधिकार का कभी भी हनन नहीं किया जा सकता, यानी मानव अधिकार को कभी भी किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों बिल्कुल अलग हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करें मूल अधिकार की, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मूल अधिकार वह होता है जो आपको एक प्रमाण के रूप में या संवैधानिक तरीके से आपको प्रदान किया जाता है और मूल अधिकार की विशेषता यह है कि यह आपको या मानव को या मनुष्य के आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार होते हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो यह ध्यान रखिएगा, संवैधानिक रूप से इसको प्रदान किया जाता है। तो मूल अधिकार पे मैंने चर्चा की थी। फंडामेंटल जो राइट्स है भारतीय संविधान में पार्ट 3 में 12 से 35 तक आर्टिकल है और उसमें मूलतः जो 7 तरीके के आपके राइट्स थे, जिसमें आपका जो 6वां राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था और वह आपका मूल अधिकार से हट के आर्टिकल 300 ए में चला गया था, जो कि एक लीगल राइट्स के तौर पे संपत्ति का अधिकार हो चुका है। 44वें संविधान संशोधन के से किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो आपका इस समय वर्तमान में कितने 6 तरीके के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आपका जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आज बेसिकली उसी पे हमारी चर्चा होगी, समानता के अधिकार पे, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक के हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम आप लोगों से यही कहूँगा कि सेशन को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्लास की गुणवत्ता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यूट्यूब पे क्या आप शायद ही अपने जीवन में कभी फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आप ध्यान रखिएगा, कंटेंट बहुत ही लाजवाब है। आप जो है छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक जो भी देने जाएंगे उसमें कभी आपको असहजता नहीं होगी। हर पेपर में आपके लिए यह सफिशिएंट कंटेंट होगा। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपका जो मैंने बताया कि राइट टू इक्वलिटी में समानता के अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, 14 से 18 तक, उसमें पहला आर्टिकल 14 यानी 14 को डिस्कस करेंगे। अब 14 आर्टिकल क्या है? तो 14 आर्टिकल में बात है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 14 नंबर का आर्टिकल है, यानी 14 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत का जो नागरिक है, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक या समझ लीजिए जो लोग हैं, उनको विधि के समक्ष समानता होगी। विधि के समक्ष समानता, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। विधि के समक्ष समानता होगी और दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है कि विधियों का समान संरक्षण होगा। विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से प्रभावित है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, पूरा अगर मूल अधिकार की बात करें तो सबसे पहले यूएसए के संविधान में दिया गया मूल अधिकार, इसीलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से प्रभावित है? यूएसए से है। यानी फंडामेंटल राइट्स जो बारोग किया गया है वह यूएसए से किया गया है भारतीय संविधान में, यह बात ध्यान रखनी है। अब जो विधियों का समान संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण की बात जो है अमेरिका का संविधान से प्रभावित है। तो ये जो दोनों पॉइंट है आर्टिकल 14 में, ये दोनों पॉइंट अलग अलग देशों से प्रभावित हैं, आपको ध्यान रखना है। अब विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है, यह भी आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह हुआ कि आपका जो भी नागरिक है वो विधि के समक्ष समान होंगे, यानी उनका जो है उनके यह जो बात, अगर विधि के समक्ष समानता की बात करें तो यह डाइसी के रूल ऑफ लॉ से प्रभावित है। रूल ऑफ लॉ, डाइसी के रूल ऑफ लॉ से प्रभावित है विधि के समक्ष समानता। और इसका अर्थ ये होता है कि जो नागरिक हैं वह विधि के समक्ष समान होंगे। अगर बात करें विधि के समक्ष समान होंगे तो क्या हर कोई विधि के समक्ष कैसे समान हो सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कैसे होंगे भाई? जब विधि के समक्ष कैसे समान होंगे, अगर जब हर कोई समान थोड़ी ना है, हर कोई समान नहीं है। क्यों, कैसे समान नहीं है? कोई इकोनॉमी के रूप से पीछे है, कोई सब सोशल रूप से पीछे है। महिला है तो महिलाओं की अलग विशेषता है,
दिव्यांग होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो जब लोग ही नहीं समान हैं, तो विधि के समक्ष हर कोई समान कैसे हो सकता है? तो इसीलिए यह जो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समानता, यह एक तरीके से नकारात्मक है। नकारात्मक नकारात्मक है, यानी नेगेटिव है, मैंने बता दिया कि विधि के समक्ष समानता की बात तो है, लेकिन कैसे समान हो सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दिखने में बिल्कुल आपको समान लग रहा होगा, लेकिन आप बताइए अगर सबको विधि के समक्ष समान कर दिया जाएगा, तो इसका परिणाम क्या समान आएगा? बिल्कुल समान नहीं आएगा, असमान आएगा। तो यह दिखने में तो समान है, परंतु अगर बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट है, वह बिल्कुल असमान है। तो यह ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता की बात है, इसको ध्यान रखना है। अब विधियों का जो समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण, यह जो है आपका विधियों का समान संरक्षण, या तो आपको दिखने में आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वह एकदम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। यानी कैसे संरक्षण दिया जाएगा? सभी लोग समान नहीं हैं, जैसे दिव्यांग, महिला, बच्चे, इन लोगों के लिए आपका जो है उनको अलग व्यवहार, उनके साथ भेदभाव की बात करता है। यानी अगर महिला है तो उनके लिए विधि अलग होनी चाहिए, उनके लिए अलग प्रावधान होने चाहिए। तो यानी यह भेदभाव की बात करता है, भेदभाव की। अब यह दिखने में तो नकारात्मक अगर भेदभाव होगा तो नकारात्मक बात है, तो नकारात्मक है, लेकिन इसका जो परिणाम परिणाम यह दिखने में तो असमान है, नकारात्मक की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, असमान है। असमान कैसे है? क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, बच्चों के लिए अलग प्रोविज़न, बूढ़ों के लिए अलग बात, तो यह पूरी तरीके से भेदभाव की बात हो गई कि नहीं? भाई सबके साथ भेदभाव होगा, तो जब भेदभाव की बात तो है, यह दिखने में असमान है, असमानता की बात करता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वह बिल्कुल समानता का आएगा, समानता का। यानी जैसे लोग वैसे विधियों का संरक्षण, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पहला विधि के समक्ष समानता की बात है, यह दिखने में तो समान है, लेकिन इसका रिजल्ट असमान आता है। और यह जो है दिखने में तो भेदभाव की बात है, असमान है, लेकिन इसका परिणाम जो है वह बिल्कुल समानता का है। तो विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहला जो है ब्रिटेन से आया है, प्रभावित है, दूसरा जो अमेरिका से प्रभावित है। अब इसमें अगर हर चीज़ ऐसी बात है विधियों का समान संरक्षण, तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अपवाद। अपवाद कैसे हैं? जैसे अनुच्छेद 361 जो इसका है 361, इसका जो है एक्सेप्शंस है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको कार्यकाल के दौरान क्या है, इनके ऊपर कोई फौजदारी मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। इनका जब कार्यकाल चल रहा होगा तो कोई भी फौजदारी मामले नहीं उठाए जाएंगे। अगर कोई दीवानी मामला है तो दीवानी मामला उठाने से पहले आपको 2 महीने पूर्व नोटिस देना होगा, तब राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध आप जो है मामला को उठा पाएंगे या कोई मामला उठा पाएंगे। तो यह अनुच्छेद 14 का 361 क्या है? एक्सेप्शंस है। दूसरा भी एक्सेप्शन क्या है? वह है आपका संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर उसके सदस्य हैं तो वो संसद की कार्यवाही में है और वो वोटिंग के दौरान या पक्ष रख रहे हैं, उस दौरान उनको उनके ऊपर कोई फौजदारी और दीवानी कोई भी मामला, नोटिस की यहाँ बात ही नहीं है, उनके ऊपर कोई भी मामला नहीं उठाया जाएगा। और तीसरा इसमें जो अपवाद है वह है जैसे विदेशी राजदूत, जो आपके एम्बेसडर होते हैं, जो हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, और यानी डिप्लोमेट जो भी है, डिप्लोमेट के खिलाफ भी कार्यकाल के दौरान कोई भी आपका दीवानी या फौजदारी मामला नहीं उठाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, लेकिन इसके अपवाद भी 3 आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब आता है आपका जो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 15 की बात करें तो यह राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या करेगा? धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना है कितनी चीजें हैं, जन्म, लिंग, धर्म और जन्म स्थान और आपका मूल वंश, ये 5 आधार है। 5 आधार बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। धर्म, रिलीजन और कास्ट और सेक्स और मूल वंश आपका यह जो है, और ये आपका जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर क्या राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे राज्य जो है, राज्य क्या है?
राज्य मैंने आर्टिकल 12 में बताया था, यहाँ राज्य कोई स्टेट नहीं है। राज्य के अंतर्गत आपका केंद्र सरकार, संसद, और उसके बाद में राज्य सरकार, विधानमंडल, और और सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वह राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ स्टेट से कंफ्यूज मत होइएगा। तो राज्य क्या करेगा, इन 5 आधारों पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा, तो यह ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 15 का जो दूसरा पॉइंट है उसको भी याद रखिएगा। किसी भी नागरिक के साथ कोई भी व्यक्ति या राज्य, किसी भी नागरिक के साथ, यहाँ पे व्यक्ति भी है और राज्य भी है। पहले में क्या है, सिर्फ राज्य की बात है। दूसरे में क्या है, किसी भी नागरिक के साथ व्यक्ति, उसके बाद या राज्य, दोनों धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कहीं सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वह यह है कि सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी भेदभाव की बात नहीं होगी। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस वह प्लेस है जहाँ पे हर किसी को जाने का अधिकार है, चाहे जैसे मंदिर हो गया, पार्क हो गए, सरकारी जो भी आपकी संपत्ति है, सरकारी संपत्तियां जो ऐसे सार्वजनिक प्लेसेस हैं जैसे पार्क, खेल के मैदान, आपके मंदिर भी एक तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी राज्य या व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यह ध्यान रखना है। 15(2) की बात है, 15(2). तो उसके बाद फिर 15(3) क्या कहता है, 15(3) भी इम्पोर्टेंट है। राज्य जो है महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हर एक आर्टिकल को हम बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चे हक्का बक्का हो जाते हैं, उनको भनक नहीं लगती। क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़िएगा, चाहे वह लक्ष्मीकांत की बुक हो, कोई भी किताब पढ़िएगा, इतना डिटेल में वहाँ पे नहीं दिया होता है। आर्टिकल का वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यह क्लास बिल्कुल स्पेशल है और अलग है। तो आपको ध्यान रखना है 15(3) में क्या है कि राज्य को यह छूट दी गई है कि वह महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। उसके बाद बात करें अगर, तो अनुच्छेद 15 का 4 जो है यह पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1951 का जो है, आप ध्यान रखिएगा, 1951 में संविधान सभा के द्वारा यह संशोधन किया गया था, क्योंकि उस समय संसद का गठन नहीं हुआ था, यह ध्यान रखना है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जो कहता है कि राज्य जो है सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े और SC ST के लिए, ध्यान रखिएगा, राज्य क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और तथा SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें विशेष प्रावधान बना सकता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आपका आर्टिकल 15 का जो चौथा पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या, फिर से एक बार बता रहा हूँ, राज्य जो है वह सामाजिक, शैक्षणिक और रूप से पिछड़े, यानी सोशल रूप से, और जो एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए, और तथा SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन रख सकता है। आर्टिकल 15 का चौथा भाग यह है। अब उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना है, एक केस आता है, आपको ध्यान रखना है। केस का नाम मैं क्या ऊपर लिखूं, केस का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इसको बोलते हैं, इस केस का नाम है मद्रास बनाम दोराइजन वाद। दोराइजन वाद, मद्रास बनाम दोराइजन वाद। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि लिखने की जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो देखिएगा कौन सा केस है, मद्रास बनाम मद्रास वर्सेस दोराइजन वाद है। और यह वाद जो है 1951 का वाद है। और इस वाद में क्या हुआ था कि मद्रास सरकार ने जो शिक्षण संस्थान थे वहाँ पे सभी शिक्षण संस्थानों में क्या कर दिया था कि हर जात के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। और इसीलिए मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हर जात के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग कर दी। तो उससे क्या हुआ, इसको एक सांप्रदायिक आदेश के तौर पर माना गया और सरकार ने इसको व्यवस्था की। तो इस सांप्रदायिक आदेश को क्या किया, कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने क्या किया,
निरस्त कर दिया और कहा कि मूल अधिकार को अनुच्छेद 46 ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसमें भी शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था है, बात है, तो वह ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार को आपका अनुच्छेद 46 से ओवरराइट नहीं किया जा सकता, यानी उस पर आपका प्रभावहीन नहीं किया जा सकता। तो यह ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार को अनुच्छेद 46 से ओवरराइट नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुच्छेद 46 उसकी जगह नहीं ले सकता। तो यह ध्यान रखना है। तो यह जुड़ा था, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आपका निरस्त कर दिया था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो कौन है, तो यह निर्धारित कौन करेगा? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग कौन हैं? तो यह कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी परिभाषा नहीं है, संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इनका निर्धारण कैसे होगा? तो अनुच्छेद 340 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगा और वही इसका निर्धारण करेगा। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बात करेंगे अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है, क्योंकि ध्यान रखना है, क्योंकि यह 93 जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के द्वारा यह जोड़ा गया था और 2006 में यह लागू हुआ था। और इसमें जो है हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, यानी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और SC ST के लिए यह विशेष प्रावधान है। 15(4) आपको ध्यान रखना है, सिर्फ शैक्षणिक स्थानों की बात है और यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात है। यह अमेंडमेंट आपका 2005 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 2006 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका केस है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार वाद। इसमें आपको ध्यान रखना है, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार वाद है 2008 का। और इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद जो 15(5) है, यानी जो ऊपर का 5 है, यह वैध है, लेकिन राज्य जो है क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकता। क्रीमी लेयर कौन होते हैं? जो सरकारी पदों पे, जब यह केस आया था तो उसकी बात हो रही है, तो क्रीमी लेयर की उसमें व्याख्या दी गई थी कि जो वर्ग ए या बी क्लास सरकारी नौकरी करते हो, और इसमें आपके जो है संवैधानिक पद जो धारण करते हो, संवैधानिक पद, ऐसे ही तमाम व्याख्या थी। तो उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान था। तो इसमें बताया कि क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं हो सकता, यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं उसमें भी जो क्रीमी लेयर होंगे उनके लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। बाकी यह अनुच्छेद 15(5) जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है, यह बिल्कुल वैध है। आपको ध्यान रखना, बिल्कुल लीगल है, यह बात हुई। अब अनुच्छेद एक आपका आता है 15(6), और 15(6) में A, B 2 पार्ट है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यह लेटेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 103 जो नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके द्वारा यह 2019 में जोड़ा गया था। आपको अच्छे से पता होगा। इसमें EWS कैटेगरी के लिए यह व्यवस्था है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। तो इसमें सामान्य वर्ग के जो है, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में जो EWS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था है कि लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण की बात है। तो आपको अच्छे से पता होगा, EWS के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। और यह जो विधेयक था वह 124 नंबर का विधेयक था। जानते होंगे, पहले विधेयक के रूप में आता है, उसके बाद जब वो पास हो जाता है तो फिर वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था और 2019 जनवरी में आया था। और उसके बाद जब ये पास हुआ तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना। तो यह ध्यान रखना, इसके माध्यम से अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया और 15(6) में पहला ए है। इसमें कहा गया कि राज्य अनुच्छेद 15(4), मैंने बताया यहाँ पे जो 15(4) और ये 15(5), इसके अतिरिक्त आपका क्या करेगा? इससे अतिरिक्त या इसके वर्ग जो इसमें दिए हैं
कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो हैं और एससी एसटी हैं, इनसे अलग यानी जनरल कैटेगरी मान लीजिए, तो उससे इतर लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 15(6) का जो बी पार्ट है, इसमें ऐसे वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में, जिसमें निजी प्राइवेट संस्थान भी शामिल हैं, तो कुल सीटों का अधिकतम 10% आरक्षण की बात है। तो ध्यान रखना है 15(6) जिसमें क्या कि जो 15(4) में दिए गए हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग और एससी एसटी, उनसे इतर 15(6) में विशेष प्रावधान है। जनरल कैटेगरी के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वर्ग हैं, उनके लिए यह व्यवस्था है। तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह विशेष प्रावधान है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 15(6)(a), 15(6)(b). उसके बाद आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 15, इसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे अधिनियम कानून भी बने हैं, उसको भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो पहला अगर बात करें तो जानते होंगे एससी एसटी कानून हमेशा चर्चा में रहता है, तो एससी एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम, यह जो है 1989 का मूलतः कानून है। बाकी इसमें संशोधन कई बार किए गए हैं। लेटेस्ट जो संशोधन हुआ था उसमें बहुत ही विवाद और बहुत चर्चा हुआ था, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो एससी एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम जो 1989 में आया था, इसको ध्यान रखना है, 1989 का कानून है। उसके बाद दूसरा कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। तो ये जितने अधिनियम हैं, यह अनुच्छेद 15 को प्रभावी बनाने के लिए है। अनुच्छेद 15 फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो उसी को प्रभावी बनाने के लिए जब भेदभाव रोकना है तो कैसे रुकेगा, जैसे एससी एसटी पर अत्याचार अगर होता है तो उसको रोकना है, यानी निरोधक अधिनियम है, तो 1989 में आया। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में। फिर मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया, मातृत्व लाभ, इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दिव्यांग अधिकार अधिनियम आया 2006 में, जैसा कि दिव्यांगों के साथ भेदभाव ना हो, उनका भी कल्याण हो, तो यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ अधिनियम आया, जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है उनके लिए प्रावधान है, यह ध्यान रखिएगा। फिर महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है, सेक्सुअल जो भी वो समस्या आती है महिलाओं के साथ, उसके निवारण से संबंधित अधिनियम है, जो कि 1961 का मूल अधिनियम है। संशोधन इसमें बहुत बार हुए हैं, लेकिन मूल अधिनियम आपका अक्सर पूछा जाता है, यानी कि आपका पहली बार जब अधिनियम बना तो उसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 15 को प्रभावी बनाने के लिए ये कानून भी है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की चर्चा में अनुच्छेद 15 तक हम देख चुके हैं, बहुत डिटेल में चलेंगे और फंडामेंटल राइट्स, और साथ में जब हम पढ़ेंगे संघ सरकार, केंद्र सरकार, तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यह संशोधन भी आपको ध्यान रखना है। सब इसमें जितनी भी बातें हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारी इसमें जितनी भी बातें हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, और आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उसको बार बार रिवाइज करिए। आपका संविधान बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से, आप संविधान में एकदम योग्यता हासिल कर लेंगे। और साथ साथ में एग्जाम में जानते ही हैं आप कि जो पॉलिटी विषय है उससे कितना क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत टफ भी क्वेश्चन आते हैं। घूम फिरा के यहीं से क्वेश्चन आता है, इसी को उधल बदल के पूछ लिया जाता है। अब जैसे मैंने बताया, आपका विश्व में सर्वप्रथम आपको कहाँ पे जो है मूल अधिकार की बात की, मौलिक अधिकारों की बात की गई, यानी दिया गया नागरिकों को, तो 1215 आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन में सबसे पहले दिया गया था। चार्टर के माध्यम से जॉन साइमन ने दिया, और इस चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, मतलब कहा गया था। तो मैग्ना कार्टा को इसीलिए भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पार्ट 3 है, तो यह ध्यान रखना है। उसके बाद किस देश में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई, मांगा गया, लोगों ने मांगा, तो वह 1789 में फ्रांस की क्रांति में 1789 में लोगों ने मांगा मौलिक अधिकार। उसके बाद किस देश ने सबसे पहले जो है संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी, तो वह था आपका यूएसए, और यह 1791 में यूएसए ने दिया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वह यूएसए के देश से प्रभावित है, या कह लीजिए यूएसए से लिया गया, उधार लिया गया है, बारो किया गया है।
तो आपको ध्यान रखना। ये आज थी कंप्लीट चर्चा और बहुत डिटेल में चलेंगे, आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताने के साथ-साथ उसको लाइक भी करिए, और अगर सेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि जितनी इसकी रीच बढ़ेगी, हमारी मेहनत उतनी रंग लाएगी। हमारी मेहनत में आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी हमको निरंतर मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम कार्य करते रहेंगे। जैसा कि तबीयत में, आवाज़ में थोड़ा-सा दिक्कत है, बट क्लास को हम रोकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। तो जैसा भी आपका फीडबैक वो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका परम दायित्व है कि आप जो है अपने भाई का सहयोग करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।